जुर्म की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रिश्ता बचा हो जिसे तार तार ना किया गया हो, जिस रिश्ते पर धब्बा ना लगा। आज की इस कहानी में भी एक ऐसे ही रिश्ते को तार तार किया जाता है, जिस रिश्ते की हमारे समाज में मिसाल दी जाती है। यह घटना दिसंबर 2024 की है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम आज से 18 साल पहले से करते हैं। 18 साल पहले उत्तर प्रदेश का एक शहर कुशीनगर। इसी कुशीनगर में एक व्यक्ति जिसका नाम राममिलन विश्वकर्मा होता है। राममिलन विश्वकर्मा अपनी पढ़ाई को पूरी करता है, जिसके बाद परिवार के लोग राममिलन विश्वकर्मा की शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं। लड़की मिल भी जाती है, जिसके बाद राममिलन विश्वकर्मा की उस लड़की के साथ शादी होती है। लड़की का नाम आरती होता है। आरती और राममिलन विश्वकर्मा की शादी के बाद 1 साल के बाद इनका एक बेटा पैदा होता है, जिस बेटे को राममिलन विश्वकर्मा और आरती खूब लाड प्यार से पालते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। इस दौरान राममिलन विश्वकर्मा की नौकरी लग जाती है और नौकरी भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र चेन्नई में लगती है। अब राममिलन विश्वकर्मा अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर चेन्नई चला जाता है। वहाँ पर एज ए असिस्टेंट साइंटिस्ट कार्यरत हो जाता है। वहाँ अपने कार्य को करता है और धीरे धीरे वो अपने परिवार के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सुशांत सिटी में एक घर बनवाता है, जिस घर में उसकी पत्नी आरती और उसका बेटा रहा करते थे और राममिलन विश्वकर्मा चेन्नई रहता था। वो छुट्टियों पर अपने घर गोरखपुर सुशांत सिटी यानी अपने घर में, अपने मकान में अपने परिवार के बीच आया करता था। इस दौरान वो आखिरी मर्तबा जब अपने परिवार से मिलके गया, उसके बाद 4 दिसंबर 2024 को वो अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल करता है। पत्नी का मोबाइल स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को कॉल करता है। बेटा अपने पिता से बात करता है और ये कहता है कि वो इस वक्त अपने दोस्त के घर आया है। हो सकता है कि उसकी माँ कहीं पर बिजी हो, इस वजह से वो मोबाइल चार्ज ना कर पाई हो और मोबाइल फ़ोन उनका स्विच ऑफ हो गया। जिसके बाद पिता रख देता है फ़ोन। कुछ वक्त इंतज़ार करता है कि शायद उसकी पत्नी दोबारा उसे कॉल करेगी, लेकिन काफ़ी वक्त बीतने के बाद पत्नी कॉल नहीं करती। जिसके बाद वो लगातार 3 दिनों तक अपनी पत्नी के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। जिसके बाद वो दोबारा अपने बेटे को कॉल करता है। बेटे का भी मोबाइल अब स्विच ऑफ था। जिसके बाद उसे काफ़ी हैरानी होती है, वो टेंशन में आता है। जिसके बाद वो अपनी साली को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसके मकान पर जाकर देखे कि आखिर क्या कारण है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे उसकी कॉल नहीं रिसीव कर रहे, या उन लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों। जिसके बाद राममिलन विश्वकर्मा की जो साली थी वो इसी सुशांत सिटी में आती राममिलन विश्वकर्मा के मकान पर। जब मकान के दरवाजे को देखती है तो उसमें ताला लगा होता है। जिसके बाद वो फौरन अपने जीजा को, अपने बहनोई को कॉल करती और इसकी खबर देती। जिसके बाद शाम तक राममिलन विश्वकर्मा भागते हुए चेन्नई से गोरखपुर आते हैं। गोरखपुर आने के बाद फिर वो उस ताले को तोड़वाते हैं और साथ ही अपने बेटे को खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे ही घर में पति राममिलन विश्वकर्मा और मोहल्ले के कुछ लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि फर्श पर उनकी पत्नी आरती की लाश पड़ी हुई। जिसके बाद वो चीखते हैं, रोते हैं और साथ ही अपने बेटे की खोज में लोगों से पुकार करते हैं। लोगों से कहते हैं कि उनका बेटा कहाँ है, उसकी जानकारी ली जाए, क्योंकि वो इस सदमे में थे, इस टेंशन में थे कि यहाँ उनकी पत्नी की तो हत्या हो गई। हो सकता है कि शायद उनके बेटे की भी किसी ने हत्या कर दी, जिसकी वजह से बेटे की जब खोजाई होती तो करीब के ही एक शिव मंदिर के पास उनका बेटा बैठा हुआ मिलता है। जिसके बाद उसे घर लाया जाता है। इधर मोहल्ले के लोग पुलिस को भी कॉल कर देते हैं। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती और साथ ही जब बेटे को वहाँ लाया जाता है तो बेटे से जब पूछा जाता है तो पता ये चलता है, तो बेटे के मुताबिक असल में एक्सीडेंटली उसकी माँ की मौत हुई, वो गिर गई, जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। लेकिन इस बात पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस जब मौके वारदात का मुआयना करती है, जिस जगह पर वो लाश थी उसके आसपास की चीज़ों को देखती है,
तो पुलिस को एक संदिग्ध चीज़ नज़र आती है, वो ये कि इस लाश को घसीटा गया है। जिसके बाद पुलिस को ये लगने लगा कि इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, कोई तीसरा व्यक्ति अंदर आया है जिसने ये हत्या की है। जिसके बाद बाहर के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे को चेक करने के दौरान पुलिस को ये देखने को मिलता है कि अंदर कोई भी तीसरा व्यक्ति दाखिल ही नहीं हो रहा है। सिर्फ वो महिला उस घर में थी और साथ ही उसका बेटा था, जो अक्सर रोज़ाना एक चक्कर इस घर में लगाया करता था। इन 3 से 4 दिनों के अंदर ये कई चक्कर अपने घर में आता गया है। जिसके बाद पुलिस उससे दोबारा से पूछताछ करती है। लगातार 2 घंटे पूछताछ में बेटे ने अपने जुर्म को कबूला और उसने ये कहा कि उसने ही अपनी माँ की गलती से हत्या की। अब पुलिस ये पूछती है कि गलती से हत्या कैसे होती, तो वो इसके पीछे की पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। असल में ये हत्या 1 दिसंबर को ही हो चुकी थी। 1 दिसंबर को होता ये है कि जो इस लड़के की माँ थी आरती, वो अपने बेटे को डांटती बोलती है। वो अपने बेटे के कुछ दिन पहले स्कूल जाती है। स्कूल से उसे ये शिकायत मिलती है कि उनका बेटा स्कूल में बहुत ज़्यादा नागा कर रहा है। वो घर से तो निकलता है लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता है। जिसके बाद माँ कई दिनों से उसे डांटती फटकारती थी। 1 तारीख को सुबह बेटे को माँ उठाने जाती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन बेटा अपनी माँ से बहस करता है। वो ये कहता है कि वो स्कूल नहीं जाएगा। जिसके बाद माँ काफ़ी चिड़चिड़ाती, उसे डांटती बोलती। जिसके बाद ही बेटे ने अपनी माँ से पैसे की डिमांड की, कुछ पैसे अपनी माँ से मांगे। माँ भी गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बेटे के मुंह पर कुछ 500 और 200 के नोट फेंक देती है, जिससे गुस्से में आकर बेटे ने अपनी माँ को धक्का दिया और धक्का देने के बाद माँ का सर दीवार में लड़ता है और दीवार में लड़ने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद बेटा घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद फिर जब वो वापस आता है, वो अपने घर में घुसता है तो देखता है कि उसकी माँ अभी भी उसी फर्श पर पड़ी हुई, और करीब जाने के बाद जब वो टटोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो डर के कारण 4 दिनों तक अपने पिता को इसके बारे में कोई खबर नहीं देता। साथ ही किसी भी इंसान को इस बारे में कोई भी खबर या किसी को आहट भी नहीं होने देता कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो अपने दोस्त के घर जाता है, जो कि पड़ोस में ही था। वो वहाँ जाता, वहीं पर खाता रुकता। नहाने के लिए वो रोज़ाना अपने घर में आता, अपनी माँ की लाश को देखता और नहाकर कपड़ा चेंज कर कर फिर वो वापस चला जाया करता था। जिसके बाद जब पिता को कई दिनों से अपनी पत्नी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो पिता ने अपनी साली को भेजा, तो जाकर ये राज खुलकर सामने आया। जिसके बाद इस लड़के को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत की तरफ से इस लड़के को बाल सुधार गृह में रखा जाता है। सिर्फ माँ और बेटे के बीच स्कूल जाने को लेकर विवाद चल रहे थे। इसी के कारण बेटे ने अपनी माँ को धक्का दिया और धक्का देने के कारण उसकी माँ का सर दीवार से लड़ा और दीवार से लड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। और बाकी पुलिस के द्वारा जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता यही चलता है कि बेटे का जो कैरेक्टर था वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। वो एक अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल होने लगा था। जो एक बिगड़े लड़कों की पहचान होती, वही पहचान इस लड़के में दिखने लगी थी। और साथ ही पुलिस को जो शक होता है सबसे पहले कि ये एक्सीडेंटल मौत नहीं, वो ये थी कि असल में उसकी माँ की लाश को घसीटा गया था और घसीटने के निशान फर्श पर पड़े हुए थे। यानी एक जगह खून था और दूसरी जगह जहाँ पर लाश थी उस जगह पर भी खून था। ये कारण था जिस वजह से पुलिस को पहली नज़र में ये शक हो जाता है कि ये मौत नेचुरल या फिर एक्सीडेंटल नहीं, ये हत्या है। भले ही अनचाहे हत्या या ना चाहते हुए भी बेटे के हाथ से हत्या हो गई, लेकिन इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट था। इसी के कारण पुलिस को जब तफ्तीश में ये पता चलता है कि बेटा ही शामिल है, तो बेटे को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।